together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Adabnama. दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मानू के कार्यक्रम में अदबनामा, जिसके अंतर्गत हम वाचन कर रहे हैं हिंदी साहित्य की आरंभिक कहानियों का. जैसे मैंने कहा कि ये सेगमेंट हमने आरंभिक कहानियाँ कहा है. ये जितनी भी कहानियाँ हम इसमें ले रहे हैं वो किसी न किसी विद्वान ने माना था कि ये हिंदी साहित्य की पहली कहानी है. तो उसी के अंतर्गत हम आज वाचन करेंगे उसने कहा था कहानी का. मैं आपका होस्ट प्रोफेसर करण सिंह ऊंटवाल, और आज हमारे साथ गेस्ट हमारी मेहमान हैं डॉक्टर प्रियदर्शनी जी, जो EFL यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर है. हम उनसे सुनेंगे कहानी उसने कहा था, जो एक हिंदी साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है. तो मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे स्टूडियो में, और आप अपनी कहानी आरंभ करें. धन्यवाद करण जी. तो आज कहानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हिंदी की पहली मौलिक कहानी का वाचन मैं करती हूँ. जरूर मैडम, स्वागत है आपका. उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी. बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की ज़बान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें. जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट यौन संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार की ग्लानि निराशा क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सबका समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खोमचे और भोरे वालों के जंगल में से राह खोते हैं. क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े. यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई. यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से न हटती, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं: हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए. समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा. ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले.
उसके बालों और उसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बड़ियाँ। दुकानदार एक परदेशी से गुथ रहा था जो सेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ही न था। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वह मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की ने कुछ आंख चढ़ा के कहा, धत, कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल ही जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की ने संभावना के विरुद्ध बोला, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के ने मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब जाकर कहीं घर पहुंचा। तो दोस्तों, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण कहानी हम सुन रहे हैं डॉक्टर प्रियदर्शनी जी से। ये कहानी इतनी प्रख्यात है कि इस पर फिल्म बनी है, इस पर सीरियल बने हैं, इस पर एक से बढ़कर फिल्में बनी हैं और ये कहानी बहुत लोगों को आज भी उतनी ही पसंद आती है जितनी उस ज़माने में यह प्रख्यात थी। तो दोस्तों, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। You are listening to Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। दोस्तों, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आरजे उबैद और आज हम बात करेंगे इन्वेंशन ऑफ फोटोग्राफी के बारे में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इजाद के बारे में जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया, अक्कासी यानी फोटोग्राफी। फोटोग्राफी की शुरुआत 9वीं सदी के आगाज़ में हुई। सबसे पहले फ्रांसीसी साइंसदान जोसेफ निसोफोर निएप्से ने 1826 में दुनिया की पहली तस्वीर बनाई। उसने एक धात की प्लेट पर खास किस्म का कीमियाई मादा लगाकर रोशनी के जरिए तस्वीर महफूज की। इस अमल को हिलियोग्राफी कहा जाता है, लेकिन इसमें तस्वीर बनाने में कई घंटे लग जाते थे। इसके बाद फ्रांसीसी मौजिद लुइस डेगुरे ने 1839 में एक बेहतर तरीका ईजाद किया जिसे डेगुरेटाइप कहा गया। इसमें चांदी चढ़ी तांबे की प्लेट और कीमियाई भाप का इस्तेमाल होता था और तस्वीर ज़्यादा साफ और कम वक्त में बन जाती थी। यही इजाद दुनिया में फोटोग्राफी के बाकायदा आगाज़ का सबब बनी। तकरीबन इसी ज़माने में इंग्लैंड के विलियम हेनरी फॉक्स टैलबॉट ने कैलोटाइप तरीका ईजाद किया, जिसमें कागज़ पर तस्वीर छापी जाती थी और एक ही नेगेटिव से कई तस्वीरें बन सकती थीं। शुरू में अक्कासी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट थी, लेकिन बाद में रंगीन फिल्म और फिर 20वीं सदी में डिजिटल कैमरे ईजाद हुए। दोस्तों, आज तो हम सब के मोबाइल फ़ोन में कैमरे मौजूद हैं और फ़ोटो खींचना चंद सेकंड का काम रह गया। दोस्तों, फोटोग्राफी ने ना सिर्फ यादों को महफूज करने का तरीका दिया, बल्कि सहाफ़त, साइंस, तालीम और फ़नून लतीफ़ा में इनकलाब पैदा कर दिया। और ये सब आगाज़ हुआ निप्से की उस पहली धुंधली सी तस्वीर से, जो आज तारीख का एक कीमती हिस्सा है।
दोस्तों आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे उबैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहे रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। दोस्तों स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे साथ कहानी वाचन कार्यक्रम में, जिसका वाचन कर रही हैं डॉक्टर प्रियदर्शनी जी। तो मैडम आप आगे बढ़िए। धन्यवाद करण जी। उसने कहा था, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं दर्शकों को यह सूचना भी देना चाहती हूँ कि यह कहानी अपने कथानक में न केवल नई थी, बल्कि अपनी शैली में भी इसने एक नया प्रयोग किया था। ये कहानी फ्लैशबैक यानी अतीत और वर्तमान में आवाजाही करती है, आती जाती है, जो कि बिल्कुल नया प्रयोग था हिंदी में। तो मैं आगे बढ़ती हूँ कि तेरी कुड़माई हो गई सुनने के बाद वो लड़का इतना दुखी हुआ कि वो सीधे सीधे घर भी न जा सका, इतने लोगों से टकराया, इतना गिरा पड़ा क्योंकि उसे अपेक्षा नहीं थी। और अगर यह यूरोप की कहानी होती तो शायद लेखक यहाँ संवाद लिखता, चूँकि भारतीय शैली में संवाद परंपरा में ये दो बच्चे हैं जिन्हें कुछ अनुभूति हो रही है, लेकिन क्या वह प्रेम है इसको लेकर वह स्पष्ट नहीं है। कुछ अजीब सा तो लग रहा है, ये दुख जाने किस बात का है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पर दर्शकों से की समझ की अपेक्षा की जाती है। मैं आगे पढ़ती हूँ। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गईं। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। उस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक के बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन 4 तो खंदक में ही बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उस फिरंगी मेम के वाद्य में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती हैं तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का एक गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा। पीछे जनरल साहब ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले में जमींदार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता ही नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे।
वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना ज़मीन यहाँ मांग लूँगा, फलों के बूटे लगाऊँगा। लाड़ी होरा को भी यहीं बुला लेंगे या वहीं दूध पिलाने वाली फरंगी में। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ न सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हठ करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा देकर आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाने क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मराने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिशौड़ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਏ, कर लेना लौंगा दा व्यापार मड़िए, कर लेना नांदेड़ा सौदा अड़िए, लाड़ा चटाका कदुए ਨੂੰ, कदुए बनाया मज़ेदार गोरिए, हुण लाड़ा चटाका कदुए ਨੂੰ। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर इस गीत से गूंज उठी। सिपाही फिर ताज़े हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। तो मैडम, मैं फिर एक बार आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं उसने कहा था कहानी, जिसको सुना रही है डॉक्टर प्रियदर्शनी जी। और अब हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और तुरंत हम लौट आएंगे। आपसे भी ये गुजारिश है कि आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। अगर तुम्हें जिंदगी अजीज है तो वक्त जाया न करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी वक्त के ही बहुत से लम्हों से मिलकर बनती है। एक मशक्की दानिश्वर। You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. Dr. Seuss. सुदर्शन कहते हैं, जो कि साहित्यकार हैं हिंदी के, धन तो वापस किया जा सकता है, धन तो वापस किया जा सकता है, परंतु सहानुभूति के शब्द वे ऋण है जिसे चुकाना मनुष्य की शक्ति के बाहर है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute.
मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। अब फिर हम कहानी जारी रखेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर प्रियदर्शनी जी से कि वो अपनी कहानी आगे बढ़ाए। जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने सूचना दी कि किस तरीके से फौजियों का जीवन चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि है और जर्मन से और फ्रांस की लड़ाई हो रही है। आगे देखते हैं। दोपहर बीत गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट ओढ़कर, बरकोट से आशय यहाँ ओवरकोट से है, बरकोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ, एक आँख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी यानी कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, मेरे पास सिगड़ी है ना, और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज ही सवेरे आई है, विलायत से मेमे बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करें। यो कहकर लहना ने अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ, यो कहकर ना ही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी कथा केवल कथा ही थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हज़ारा सिंह। कौन? लपटन साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना है। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लें, उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अदबनामा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य की आरंभिक कहानियों पर बात कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं उसने कहा था कहानी पर, और जिसको सुना रही हैं डॉक्टर प्रियदर्शनी जी। आप हमारे साथ बने रहिए, हम तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम बात करेंगे सालेहा आबिद हुसैन की। सालेहा आबिद हुसैन का असल नाम मिस्ताक फ़ातिमा था। वो ख्वाजा ग़ुलामुस्सक़लैन की साहबजादी और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की बीवी थीं। वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान में
पैदा हुई। लिखने पढ़ने का शौक़ उन्हें बचपन ही से था। मशहूर मुसन्निफ़, फ़लसफ़ी, माहिर तालीम डॉक्टर आबिद हुसैन से शादी के बाद उनकी तसनीफ़ और तालीफ़ के शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा हुआ, लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत नावल नवीस और अफसाना निगार की है। सालेहा आबिद हुसैन अपने कलम के ज़रिए तहरीक आज़ादी में शरीक रहीं। उन्होंने अपने नावलों, अफसानों और ड्रामों के ज़रिए इंसानी और तहज़ीबी ख़दरों को आम किया और औरतों के मसाइल और समाजी खराबियों की इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई। हुकूमत हिंद ने उनको पद्मश्री का एजाज़ अता किया। कई सूबाई अकादमियों ने भी उन्हें इनाम दिए। उनके नावलों में अज़रा, आतिश खामोश, क़तरे से गोहर होने तक, यादों के चिराग और अपनी अपनी सलेब ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। अफसानों के 4 मजमूए भी शाये हो चुके हैं। दोस्तों, ये थी सालेहा आबिद हुसैन और उनके अदबी कारनामे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। You were listening to अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे कार्यक्रम में स्वागत है और आप सुन रहे हैं कहानी उसने कहा था। और मैं डॉक्टर प्रियदर्शन जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी कहानी आगे बढ़ाएं। जी करण जी। बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट के बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते करते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपार कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं, उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पर साल जब नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी के ज़िले में शिकार करने गए थे? हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली, ऐसी बड़ी कि मैंने कभी देखी नहीं थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? ज़रा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या?
लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है, उससे बातें की हैं। सौहारा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और पीने के लिए मुझे सिगरेट दी। अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवें। खंदक की बात झूठ है, चले आओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करना। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में से एक एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आँख मीन गॉड कहते हुए, ओह माय गॉड, आई थिंक सो, आँख मीन गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी आपसे। यह सीखा कि सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नील गाय होती हैं और उसके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाने जाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख गए आप? हमारे लप्टन साहब बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोलते। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी ली। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना कहता गया, चालाक तो बड़े हो पर माझे का लहना। इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने के तावीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता और कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना को हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धमाकर सुनकर सब दौड़े आए। बूढ़ा चिल्लाया, क्या है? लहना ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। औरों ने सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे। वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसाते थे। थोड़े मिनटों में वो अचानक आवाज़ सुनाई दी, वाहेगुरु जी दा फालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू किया।
एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पुर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना सिंह को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी कि बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपकी रही जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे आया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे, तू न होता तो आज सब मर जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहाँ से झटपट के डॉक्टर और बीमार ढोने वाली गाड़ियाँ चलीं, जो कोई 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची। एक फील्ड अस्पताल के नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ पर पट्टी बंधवाना चाहा, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते ही नहीं थे। यह देख लहना, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी जी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले। जाओ, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास तो है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो। सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो यह कह देना मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ीं। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी जाते ही लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धत कह के भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही उससे पूछा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला शालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स का जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान भी न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फ़ौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बैठे में से निकल कर आया और बोला, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में भी कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई? धत, कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू? अमृतसर में
भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा, पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की, अर्थात स्त्रियों की, हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी जो मैं सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी न जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही की दुकान के आगे बिगड़ गया। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई। लहना भी आंसू पूछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन, कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपनी पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने इसे मैंने लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। जी, ये कहानी आज की कहानियों से बड़ी भिन्न है, क्योंकि आज की कहानियों में हम देखते हैं एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, संघर्ष होता है और फिर दोनों मिल जाते हैं। और अक्सर कहा गया है कि जो प्रेम होता है वो प्रेम मिलता नहीं है, और मिल जाए तो उसे आरज़ू कहा जाता है। तो यहाँ ये बात सार्थक हो रही है कि इसमें दोनों मिले नहीं हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत के संदर्भ में यह तो तय सी बात है कि जिस प्रेम में संघर्ष नहीं है उस प्रेम की कथाएं भी अमर नहीं होती हैं। प्रेम संघर्षों में पलता है। आप देखेंगे हमारा जो सिनेमा है वो भी प्रेम में कभी वर्ग का संघर्ष है, कभी जाति का, कभी धर्म का, कोई न कोई दिक्कत है, कोई न कोई बाधा है। और हमारे महाकाव्यों में भी वही प्रेम कथाएं सफल हुई हैं, जैसा कि आप रानी केतकी की कहानी से भी देख लें, या फिर आप राम सीता की कथा से भी देख लें। जिस प्रेम में संघर्ष है, या फिर लैला मजनू से भी जो प्रेम मिलता नहीं वही अमर हो जाता है। दोस्तों, आप सब हमसे जुड़े थे अदबनामा कार्यक्रम में, और जिसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य की आरंभिक कहानियों पर बात कर रहे हैं। और आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं आप हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा ईमेल पता है radiomanu@manu.edu.in, radiomanu@manu MANUU.edu.in। इस पर आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ आज जो जुड़ी थी कहानी वाचन करने वाली डॉक्टर प्रियदर्शनी जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे दर्शकों को आपने उसने कहा था कहानी से रूबरू करवाया। आप कुछ कहना चाहेंगी? धन्यवाद करण जी, मुझे इतनी सुंदर कथा कहने की परंपरा से जोड़ने के लिए मैं रेडियो मानू की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस अदबनामा कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। और मैं आशा करती हूँ कि अदबनामा ऐसी ही बेहतरीन हिंदी दुनिया की शानदार कहानियों को लेकर अपनी इस धारावाहिक को जारी रखेगा। मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने इस कथावाचन के लिए मुझे चुना। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद आपका। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे एक और कहानी के साथ, और तब तक हम आपसे इजाजत चाहेंगे। You were listening to Adabnama on Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो
बात करके देखते हैं।